अभी 3 दिन पहले इंडिया अलायंस की बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। आम आदमी पार्टी उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन सुर्खियां थी, जो खबर छन के आई कि ममता बनर्जी की मुलाकात कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से हुई। बंगाल में अभी चुनाव हुआ और एसआईआर का जो मसला था ही था, लेकिन मिला जुला के ममता बनर्जी की हार हुई और बीजेपी की सरकार। कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है 1 महीना से ज़्यादा पहले, मैंने पोस्ट लिखा था, ट्विटर, फेसबुक दोनों, और पोस्ट में पढ़ के सुनाता हूँ, जो भी साथी देखना चाहें, मई 6, 2026 जाकर ट्विटर, फेसबुक पे चेक कर सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर लिखा था, क्षेत्रीय स्तर पर नहीं। भाजपा जैसे फासीवादी ताकतों से कांग्रेस ही लड़ सकती है और शिकस्त दे सकती है। समय की मांग है कि कांग्रेस के वे सभी पुराने नेता जो किसी कारणवश पार्टी छोड़कर गए, वे वापस कांग्रेस में लौटे। चाहे शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, जगन मोहन रेड्डी। अनुभव बताता है कि जिन दलों ने भाजपा से प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से दोस्ती की, भाजपा उसे निगल गई। इस संदर्भ में राहुल गांधी पहल कर, चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया की खबर बता रहा हूं कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है और ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। राज्यसभा सांसद बनाने की भी चर्चा चल रही है। उधर एनसीपी, शरद पवार गुट, शरद पवार महाराष्ट्र के बड़े दबंग प्रभावशाली नेता माने जाते रहे, लेकिन जब से अजीत पवार उनसे छिटके, शरद पवार भी कमजोर हुए। एक उनके एमएलए ने ये लिखा है जरूर, जो सोशल मीडिया पे तैर के आ रही है, कि अब कांग्रेस की ओर वापस लौटना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण घटक, जगन मोहन रेड्डी। उनके फादर कांग्रेस में थे, चीफ मिनिस्टर थे, वहां से छिटके और उन्होंने अपनी सरकार 5 साल चलाई, लेकिन बहन कांग्रेस में है। क्या जगन मोहन रेड्डी भी शामिल होंगे? मिला जुलाकर जो बात मैंने 1 महीना से ज्यादा पहले सोशल मीडिया पे लिखा था, क्योंकि क्षेत्रीय दल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तो हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर बीजेपी और आरएसएस को शिकस्त देना है, तो कम से कम एक सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठा होना चाहिए। इसी बीच मध्य प्रदेश, पहले वोट चोरी की बात चल रही थी, अब सीट चोरी पे आके बात सिमट गई। मीनाक्षी नटराजन जीतना लगभग तय था, लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया और वैसा लॉजिक दिया गया कि जिसका कोई मायने नहीं, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोर्ट का एक समन है। और चुनाव आयोग की दादागिरी देखिए, एक रिटर्निंग ऑफिसर का, कि जो उनका नामांकन रद्द कर देता है। आखिर ये देश में क्या मनुवाद का शासन चल रहा है, मनुस्मृति का शासन चल रहा है, या संविधान के हिसाब से शासन चलेगा? क्या इलेक्शन कमीशन भारत सरकार के एजेंट और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है? तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको जानना जरूरी है, कानूनी तौर पर विशेष रूप से। इसलिए ये हमारा एपिसोड है। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश माने साहब हमारे साथ हैं इस एपिसोड में। एडवोकेट हैं, प्रोफेसर रहे हैं और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी के अलावा सोशल एक्टिविटी, एकेडमिक्स, तमाम इश्यूज पे बात करते हैं। जो रियल बात होती है उसको हम लोग को समझाते हैं। गंभीरता से इस पूरे एपिसोड को आप सुनिएगा। स्वागत है सर, जय भीम। जय भीम प्रोफेसर। जैसा आपने आज मैंने अभी लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया आज। नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी भी था ये। जी आपके इंट्रो में 2 मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं जिसकी चर्चा है। एक है जो 3 दिन पहले दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बहुत दिनों के बाद, और खास करके 4 राज्यों के चुनाव के बाद, आसाम, केरल, वेस्ट बंगाल और पांडिचेरी, जी इन चुनाव के बाद ये मीटिंग हुई, इसलिए उसका एक अपना महत्व है, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, पॉलिटिकल कैनवास बदल चुका है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और पॉलिटिकल कैनवास का सीधा रुख जो है, वेस्ट बंगाल में एंटी बीजेपी फोर्स की प्रमुख दावेदार कद्दावर नेता पार्टी टीएमसी, उसका हार जाना और वहां बीजेपी का हावी होना। और तमिलनाडु में
इंडिया गठबंधन के सबसे भरोसेमंद, आइडियोलॉजिकली उनसे डीएमके। ज्यादा एग्रेसिव और पूरे कमिटेड डीएमके के साथी उनका इंडिया गठबंधन के मीटिंग में गैर हाजिर रहना, कांग्रेस के साथ रिश्ता तोड़ना, ये एक बड़ी घटना राष्ट्रीय स्तर की है। आसाम पहले भी बीजेपी के पास था, इसलिए उसकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं है। पांडिचेरी बहुत छोटा स्टेट है, फिर भी वो एक अलग अपनी पॉलिटिक्स करता है जिसका इंडिया लेवल पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता। इसलिए इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इंडिया गठबंधन की मीटिंग भले हम पॉलिटिकल सेंस में या लिमिटेड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ एक राजनीतिक पार्टियों का गठजोड़ समझ के उसको देखे तो वो थोड़ी बात अधूरी रह जाएगी। उसके ऊपर हमने देखने की जरूरत है। और उसके ऊपर मैं जब कह रहा हूँ तो लार्जर कैनवास में जो सेंटर में बीजेपी, आरएसएस परिवार, क्या मनोवादी ताकतें जो भी आजकल हुक्मरान कर रही है, राज कर रही है, उनका जो मनोवादी रवैया है, उनका जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, उन्होंने जो भारतीय लोकतंत्र को एक तरफ से लोकतांत्रिक डिक्टेटरशिप हम इसको कह सकते हैं, उसको कन्वर्ट किया है, तो उसके खिलाफ कौन लड़ेगा देश लेवल पे, एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है। ये सिर्फ वो 23 पार्टियों की मीटिंग इस नजर से हम देखेंगे तो बहुत लिमिटेड अर्थ है। आपने वो भी बात एक अच्छी स्पष्ट की है इस देश में प्रादेशिक पार्टियों का अपना एक अस्तित्व है, उसका औचित्य है, उसका महत्व है। लीडरशिप पार्टियों की अपनी आकांक्षा है, ये होना स्वाभाविक है। जी। मल्टीकल्चरल सोसाइटी में, प्लूरलिस्टिक पॉलिटिकल कल्चर में ये कोई नई बात नहीं है, ये होना ही है। इतना फेडरल स्ट्रक्चर इसीलिए तो संविधान निर्माताओं ने जो प्रोवाइड किया है वो सारे प्लूरलिस्टिक एलिमेंट को, विविधता को अकोमोडेट करने का ये जो भान संविधान निर्माता को था, इसलिए उन्होंने फेडरल कैरेक्टर संविधान को दिया और भारत के प्रजातंत्र को भी दिया। अब इसमें दो मायने और एक बड़े महत्वपूर्ण उभर कर आए हैं। वो एक है कि इंडिया गठबंधन को झटका तो लगा है तमिलनाडु के हार के कारण। तमिलनाडु में जी। जिस तरह से डीएमके स्टालिन के लीडरशिप में एक बहुत अच्छा, एक विश्वासपूर्ण, भरोसेमंद इंडिया गठबंधन का जो साथी था, वो चुनाव हारने से और वहां कांग्रेस का रीजनल पॉलिटिक्स में, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में टीवीके की तरफ से, मतलब विजय जो वर्तमान सीएम है उनके पार्टी की तरफ से उनका झुकना, और स्वाभाविक लगभग 20-25 साल का कांग्रेस डीएमके का रिश्ता रहा है, गठबंधन रहा है, करुणानिधि के जमाने से रहा है। तो स्टालिन और डीएमके को लगता है उनके स्टेटमेंट से कि काफी गहरी ठेस लगी है, दुख हुआ है, और उन्होंने बार बार इसका इजहार खुलकर किया है। तो वो एक साथी गया है। अभी वर्तमान सीएम जो विजयन की पार्टी टीवी के है, वो अभी तक इंडिया गठबंधन में है या नहीं है वो क्लियर होना बाकी है। और इसलिए तमिलनाडु की स्पेस इंडिया गठबंधन में लगभग खाली है, इस तरह से हमने मानना चाहिए। जो ममता बनर्जी का जो कड़ी हार एक तरह से हुई, कैसे भी हुई, अभी चाहे वो एसआईआर रिस्पॉन्सिबल हो, ईवीएम हो और कुछ भी हो, लेकिन हार तो हो गई। अब कितने भी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट करो और अन्य कोर्ट में करे, 5 साल खाएंगे, बाद में समय निकल जाएगा, कुछ होगा नहीं। जैसे महाराष्ट्र के पार्टी गठजोड़ को तोड़ तोड़ कर बीजेपी ने सरकारें बनाई, उनके नतीजे निकाल, उसका जजमेंट अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, फिर नए चुनाव हुए, तो वो एक लंबी प्रोसेस होती है, उसमें समय जाएगा, जो बीजेपी को फायदा करता है। लेकिन जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी को झटका लगा, वैसे उनके अभी भी 60 एमएलए है, फिर भी कई इतने और कहीं छिटकने की संभावना है, और उससे ममता का काफी कमजोर होना बंगाल में, ये एक ममता के भविष्य के ऊपर, उनके पार्टी के भविष्य ऊपर एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ वो कोई कम नहीं था,
फिर उसमें और फ्यूअल आया, एडिशन हुआ कि लगभग 28 सांसद है टीएमसी के लोकसभा में। अब 28 सांसद में से 20 सांसद लगभग उन्होंने बीजेपी का लगभग दामन थाम लिया है। स्पीकर महोदय को उन्होंने लेटर दिया है और बाकायदा जो लेजिस्लेटिव पार्टी होते हैं या पार्लियामेंट्री पार्टी टीएमसी की होती है, उसमें बड़ी फूट होकर 20 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ये बीजेपी की तरफ झुके हैं और उन्होंने टीएमसी के साथ लगभग रिश्ता तोड़ने का फैसला किया है। तो ममता जी को दो तरह के हार का सामना पड़ रहा है, एक तो असेंबली चुनाव में और दूसरा पार्लियामेंट्री जो लेजिस्लेटिव पार्टी है या पार्लियामेंट्री उनकी जो पार्टी है उसमें 28 में से 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इधर उधर हो गए, बीजेपी की तरफ गए, एक दो और इस्तीफा दिए हैं या दे रहे हैं। तो उससे पार्टी को टीएमसी को एक बड़ा सवाल है, बड़ा धोखा है। अब ऐसे हालत में कांग्रेस पार्टी के पास लगभग 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पूरे देश में। 19 में इंडिया गठबंधन, संविधान, लोकतंत्र, ये जो मुद्दे आए और उसके कारण देश के बहुजन जनता ने जो उनको वोट दिया, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन्होंने जो भरजोर वोट दिया, इनसिक्योरिटी के कारण, थ्रेट के कारण, लोकतंत्र खतरे में होने के कारण, संविधान खतरे में होने के कारण, तो इसलिए 100 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। इसलिए आज भी देश का कांग्रेस पार्टी है, बड़ा दल है और उसके रूट भी देश भर काफी फैले हुए हैं। उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो देश में है, इसको हर कोई मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे हालत में भी इंडिया गठबंधन का ये एक तगड़ा अलायंस 24 के पार्लियामेंट्री चुनाव में था, फिर भी बीजेपी को सफलता मिली। भले वो मेजॉरिटी 2/3 या बड़ी वगैरह नहीं मिली, लेकिन सफलता मिली। उससे कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी दोबारा सोचना पड़ा होगा कि भाई इतनी ताकत लगने के बाद, इतना बड़ा गठबंधन होने के बाद भी हम 200 सीटें अपने बलबूते पे क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये बड़ा एक मुश्किल वाला समय है। तो देश लेवल पे आज वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं तो टीएमसी को अपने भविष्य की चिंता है। कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी ही रही तो लगभग 14 साल वो सत्ता से बाहर है और 14 साल सत्ता से बाहर रह के कांग्रेसी लोग ज्यादा बिना सत्ता के नहीं रहते, तो ये भी खतरा कांग्रेस के सामने है। और दूसरी बात, शरद पवार जैसे नेता जो अपनी लंबी इनिंग खेलने के बाद अपने उम्र के ढलाव के कारण वह आखिरी पॉलिटिकल इनिंग के समय पे पहुंचे हैं, तो इन लोगों को एक ब्रॉड बेस, नेशनल बेस, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस अलायंस की जरूरत महसूस होना यह स्वाभाविक है। अब यह स्वाभाविक तो पहले भी था, लेकिन इसके पहले जो रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी वो किसी के पास नहीं थी। ना कांग्रेस के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ना लोकल पार्टी के पास, रीजनल पार्टियों के पास। उसी का दुष्परिणाम हम सबसे पहले हरियाणा में देख चुके हैं। अगर हरियाणा में ये फ्लेक्सिबिलिटी कांग्रेस और आप दोनों के बीच में होती तो हरियाणा में शायद कांग्रेस लेड आप दोनों की सरकार होती, बीजेपी आरएसएस की वहां सरकार नहीं बनती। तो ये रिजिडिटी पहले भी रह चुकी है। जरूरत तो महसूस हुई, लेकिन रिजिडिटी के कारण, अहंकार के कारण या अपनी पॉलिटिकल स्पेस किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, उसको अलाउ नहीं करना है, उसको एंटर नहीं होने देना है, इस नीति के कारण रीजनल पार्टियां और नेशनल लेवल की कांग्रेस पार्टी, इन दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ा। इसका परिणाम पहले ज्यादा सफलता नहीं मिली। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, उनकी लीडरशिप, राहुल गांधी मतलब कांग्रेस की लीडरशिप, उन्होंने बहुत ट्राई किया है और ट्राई करने के बाद जितना डिस्टेंस कवर करना था वो लगभग उनको भी लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जब अकेले डिस्टेंस कवर नहीं होता है तो नेचुरली राहगीर तलाश में होता है कि कोई और साथी आ जाए, और ये जरूरत अब कांग्रेस को है, शरद पवार को है, ममता बनर्जी को है
और अन्य छोटे मोटे दलों को है। इसलिए इवन तिरुमावलन की पार्टी जो तमिलनाडु में पहले डीएमके के साथ थी, जिसके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तुल तिरुमावलन, वो खुद इंडिया गठबंधन के मीटिंग में मौजूद थे, क्योंकि वो समझते हैं कि एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी राजनीति ये देश में वर्तमान पॉलिटिक्स की जरूरत है, देश की एक वर्तमान जरूरत है, इसलिए वो हाजिर रहे। तो इस जो बातें देखते हैं, तो अब पंजाब में चुनाव जब सर पे है, तो मुझे लगता है पंजाब के चुनाव तक आप अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करेगी। वैसे पंजाब में आपको भी अपना खतरा हुआ है, उनका भी नुकसान हुआ है, उनके भी कई एमपीओ ने छलांग मारकर बीजेपी के साथ समझौता किया है, तो आपके लिए भविष्य के लिए भी खतरा तो है। लेकिन हाल में उनकी सरकार है पंजाब में, और जब वो सरकार है तो वो कांग्रेस के साथ मिल के रहेंगे, तो हो सकता है उनका जो अनुमान होगा कि हमें घाटा उठाना पड़ेगा, और वो कॉन्फिडेंट होंगे शायद, पता नहीं अपने को, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस होगा कि हमें यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों किसी की नेशनल लेवल पे शैडो बनकर हम रहे। तो ये भी एक उनका एक पर्सपेक्टिव रहता है, इसलिए वो पंजाब के चुनाव तक वो दूर रहेंगे। और लेकिन मुझे पूरी जो रीडिंग है, मेरी पॉलिटिकल रीडिंग है, उसके बाद जब 29 के बैटल फील्ड आएंगी, तो वो शायद इंडिया गठबंधन में तब आ जाएंगे, लेकिन पंजाब के चुनाव तक तो नहीं आ जाएंगे। तो ऐसे हालत में कंक्लूडिंग पॉइंट हमारा ये होगा आज के डिस्कशन का, कि जरूरत सबको है। नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी को भी जरूरत है, और रीजनल लेवल पे सभी रीजनल पार्टियों को है, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे और कोई हो, और अन्य। लेकिन इसमें और एक जो खटास आई थी वो केरला के चुनाव के कारण, जहाँ लेफ्ट के साथ। कांग्रेस की, हाँ, जहाँ कांग्रेस ने, कांग्रेस के नेताओं ने, और जॉन ब्रिटस का जो खत है उसके मुताबिक, कि राहुल गांधी ने भी उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए कि लेफ्ट ये बीजेपी की बी टीम है, तो उससे वो बड़े आहत हुए। तो यहाँ कांग्रेस के लीडरशिप, कांग्रेस के लीडरों को भी बड़ा लार्जर गोल ध्यान में रखकर थोड़ी एग्जैक्टली। समझदारी की राजनीति करने की जरूरत है। अगर केरला में लेफ्ट रहे या कांग्रेस रहे, तो कांग्रेस का अगर नेशनल टारगेट है, तो अपने जो अलायंस पार्टनर है उनका कैरेक्टर ठीक हो, उनके कैरेक्टर के ऊपर छींटे ना उड़े, इसका भी ध्यान देने की जरूरत कांग्रेस लीडरशिप की है, कांग्रेस लीडरों की है। नहीं तो फिर इससे क्या होगा, तान तनाव पैदा होगा इंडिया गठबंधन में, एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन होगा, क्योंकि रीजनल लेवल पे कई राज्यों में अभी भी रीजनल पार्टी वर्सेस कांग्रेस, या कांग्रेस के साथ त्रिकोणी में लड़ाई है, तो कांग्रेस को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के लिए ये भी रीडिंग है ना, जैसे अगर बंगाल में बीजेपी इतने सालों के बाद आई, शायद पहली बार आई, तो अगर कांग्रेस टीएमसी का अलायंस होता तो क्या आ सकती थी, ये भी एक बड़ा एक स्पेकुलेशन के लेवल पे रीड किया जा रहा है। तो वहाँ कांग्रेस पार्टी ने समझदारी दिखाई होती तो यह नहीं होता शायद। तो इसी का भी भान रखना चाहिए जो केरला में तरफ। तो हमारे केरला की भी लेफ्ट की सरकार गई, तो भी वो इंडिया गठबंधन की एक बड़ा दल था, लेफ्ट एक आइडियोलॉजिकल। उसी में एक अंडरस्टैंडिंग ये उभर रही है कि इंडिया अलायंस ने इंडिया अलायंस को हराया है ना केरला में। ये यस, करेक्ट लेकिन करेक्ट। जहाँ पे ये हमारे कई दोस्त कहते हैं और मोटा मोटी वो सही भी है कि जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, मतलब जहाँ कोई तीसरा मोर्चा नहीं है, मसलन गुजरात, करेक्ट। मध्य प्रदेश, है ना, और आप छत्तीसगढ़ या यस राजस्थान, बड़े राज्य हैं, या आप उत्तराखंड ले लीजिए, वहां यस। पे कहीं और कांग्रेस हरा दे इनको, तब ज्यादा बड़ी उपलब्धि होगी ना, लेफ्ट को ओके, हरा के यस। पावर में आना। हाँ। हाँ, ये एक बड़ा, वही आपने एक नया अच्छा किया, नया डायमेंशन जोड़ा, कि हाँ, ये कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी स्ट्रेट फाइट में कांग्रेस कहाँ सफल होती है, और अगर नहीं होती है तो कांग्रेस को भी खुद इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। जैसे उत्तराखंड बहुत छोटा स्टेट है, छत्तीसगढ़ बहुत छोटा स्टेट है, गुजरात भी वैसे बहुत छोटा स्टेट है, और हम्म
भारत की पॉलिटिक्स लगभग मैं खुद अनुभव देख रहा हूँ 2004 से। तो वो ड्यूअल पार्टी पॉलिटिक्स है, एक तो बीजेपी है, ये तो कांग्रेस है। कांग्रेस, हाँ। तो वहाँ कांग्रेस ने अपने प्रदेशों में ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, और अन्य राज्यों में जहां अपने विपक्षी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां है उनकी मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये भी फेडरल अंडरस्टैंडिंग का कांग्रेस को पार्ट, डेवलप करनी पड़ेगी। एकदम। और मैं कांग्रेस में को इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस नेशनल लेवल पे बड़ी पार्टी है, इंडिया ब्लॉक की बड़ी पार्टी है। इंडिया ब्लॉक अगर पावर में आता है तो फायदा कांग्रेस का ज्यादा होने वाला है। तो पार्टी को इसका एहसास होना चाहिए, तब ये एक लंबी लड़ाई बहुत एक अच्छी रणनीति के साथ चल सकती है। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश का अब जो कांग्रेस की उम्मीदवार रही राज्यसभा की जयंती नटराजन, उनके साथ जिस तरह से चुनाव आयोग ने बर्ताव किया, तो मैंने भी पोस्ट डाली कि भाई क्या चुनाव आयोग एजेंट करके काम कर रहा है क्या? बीजेपी का एजेंट करके इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है प्रोफेसर, पहले हम ईवीएम को दोष देते थे, बाद में हम एसआईआर के ऊपर आए, अब तो मामला उससे आगे निकल गया। सीट चोरी, सीट गायब हो गया। आपका फॉर्म ही, नॉमिनेशन ही रद्द किया जाएगा। अब नॉमिनेशन रद्द करने के बाद, जैसे आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, अब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब ठीक है, वो एक कानूनी रास्ता है, जाना भी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज, उनकी भी इंडिपेंडेंट निष्पक्षता, उसके बारे में कई सवाल उठे हैं। इसका मतलब सारे उस दायरे में आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यह परसेप्शन डेवलप हो चुका है। और वो भी सुप्रीम कोर्ट कितना समय लेगा, उसमें चीफ जस्टिस का रोल क्या होगा, उसमें असाइनमेंट किस जज के सामने जाएगी, तो ये सारे मामले बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये मीनाक्षी नटराजन का भोपाल का नामांकन रद्द हुआ, तो मुझे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की याद आ गई। आप जानते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बहुमत स्पष्ट रूप से आपके पास था। वो सारे कारपोरेटर को चुनाव अधिकारी ने इनवैलिड किया, उनके वोट को गलत साबित किया, और माइनॉरिटी रहने वाली बीजेपी का मेयर बनाया। हालांकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसको रद्द करना पड़ा, लेकिन बाद में बीजेपी ने ही अपना मेयर बनाया। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका और मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में है कि नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। मैं वोट दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, इसका भी कोई महत्व नहीं है। मैं दे रहा हूं वोट, वो किसको जा रहा है, वो ईवीएम के माध्यम से, उसका भी महत्व नहीं है। अब उससे आगे निकल गया कि आपको हम चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, विपक्ष जीतने वाला है तो हम आपको चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे। अब इसके लिए पाबंदी तो नहीं लगाएंगे, लेकिन चुनाव जो अधिकारी होता है उसके माध्यम से आपका नामांकन खारिज करेंगे। अब ये जो नटराजन का जो नामांकन खारिज किया, अरे भाई एफआईआर तो चाहिए उसके लिए। एफआईआर होता है तो कानून में बोलता है गुनाह हो गया। हाँ, एफआईआर में हम छुपाए तो, अगर मान ली हम चुनाव हाँ, लड़ रहे हैं, एफआईआर नहीं, छुपाए तो ना, एफआईआर तो होते रहता है। हाँ, न पहले एफआईआर भी नहीं है। ये हम्म जयंती, ये जो नटराजन है उसके ऊपर नहीं है, एफआईआर नोटिस है। नहीं है। अब नोटिस का एक अलग बात है, नोटिस तो कोई भी आता है, एफआईआर कम से कम होना चाहिए, तो माना जाता है कि उसके ऊपर वो आरोप है। वो कुछ भी नहीं होता है, और इसके बावजूद, और इससे एक जुड़ा हुआ मामला है कि इसमें चुनाव आयोग के सामने जो बहस करने के लिए कोई महाशय आए थे, वो मैंने सुना है कि रिटायर्ड जज है वो, उनका भी नाम शायद आर्या है, और वो जज उन्होंने पैरवी की वो बीजेपी की उम्मीदवार की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट और जो अपना जो संविधान है, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में ये कहता है कि एक तो रिटायर होने के बाद वो एक तो प्रैक्टिस को बंद करे,
और किसी लेवल पे हाजिर ना रहे, किसी फोरम के सामने जाए। तो आर्या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ऐसा मैंने सुना, और वो उन्होंने खुद चुनाव आयोग के सामने पैरवी की है बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ से, महेश केवट की तरफ से। तो ये तो संविधान के आर्टिकल 220 बी शायद, उसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन है कि संविधान सीधा सीधा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किसी भी प्राधिकरण के सामने हाजिर होने को मना करता है। अच्छा, पता नहीं है कांग्रेस के मनोज सिंह भी इन्होंने वो ग्राउंड लिया कि नहीं, मुझे पता ये ग्राउंड नहीं लिया है, जहां तक मैंने देखा ये ग्राउंड नहीं लिया है। तो ये भी एक बड़ी विडंबना है। तो इस हालत में इंडिया गठबंधन को चुनौतियों को ठीक तरह से समझना होगा, आंकना होगा, भापना होगा, और उसके मुकाबले में सशक्त काउंटर नीति बनाए बगैर भारत में लोकतंत्र का, संविधान का सर्वाइव होना मुश्किल है। ये सभी को दिखता है, उनको भी दिखता होगा। लेकिन इसके लिए जो पॉलिटिकल स्पेस दूसरे दलों के साथ शेयर नहीं करना, मोनोपोलिस्ट मेंटालिटी रखना, एक सूझबूझ वाली रणनीति नहीं बनाना, इंटरनली डैमेजिंग स्टेटमेंट करना, इन सारों बातों को टालकर अगर इंडिया गठबंधन ठीक तरह से, अभी भी 2-2.5 साल है इसमें चलता, तो मुझे लगता है तख्ता पलटने में कोई देर नहीं लगेगी। और ये भी एक अच्छी बात हुई, खड़गे जी का बयान मैंने सुना कि हर 6 महीने के बाद हम मीटिंग करेंगे। 2 महीने, हाँ 2 महीने, तो वो एक अच्छी बात हो गई। अगर 2 महीने के बाद इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग होती है तो मीटिंग भी करे, लेकिन 6 महीने में कम से कम जो रीजनल लेवल पे है इंडिया गठबंधन जमीन पे लोगों को दिखना चाहिए। अगर ये जमीन पे नहीं दिखा तो फिर ऊपरी ऊपरी आइडियोलॉजिकल लेवल, ऊपरी ऊपरी नेशनल लेवल, अगर वो सिर्फ वहां तक सीमित होगा तो फिर वोटों का घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए इंडिया गठबंधन को सिर्फ दिल्ली तक सीमित बिना रखे, उसको जमीन पर, भारत के कोने कोने तक, रास्ते पे जमीन पर लोगों के दिलो दिमाग में उतरे बगैर वो कोई मजबूत विकल्प नहीं दे पाएंगे। इस मर्यादा को भी उन्होंने समझने की जरूरत है। शुक्रिया सर, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इतनी शानदार बातचीत के लिए पूरा वीडियो देखते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर माने साहब के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। शुक्रिया, तब तक देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जय भीम प्रोफेसर, शुक्रिया। जय भीम सर।